नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का जो आपका ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से निकाला गया है किताब क्वेश्चन बैंक, आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगर आप सब लोग चाहें तो ये मार्केट से किताब जो है खरीद करके अपना रिवीजन जो है कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका 2012 से लेकर के 2023 तक जो जितना भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है सब इसमें आपका इंक्लूड है। ठीक है, देखिए आज को जो हमारा यहाँ पे सेट होने वाला है आप सबको सबसे पहले हम बता दें। आज जो हमारा सेट होने वाला है आपका सेट नंबर 7 है। 12/1/2020 जो सेकंड पाली का एग्जाम हुआ था, आज हम इसी का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आज हमको देखना है इसका सेकंड देखना है ना, सेकंड सेट सेकंड पाली का देखना है। तो ये आप रहा दूसरी पाली आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 12/1/2020। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए वीडियो आप सब लोग पूरा देख नहीं रहे हैं, बस आधा अधूरा वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और आप लोग 10, 20, 50 क्वेश्चन देख करके छोड़ देते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तब भी आप सभी लोग के लिए मैं मेहनत करूँगा और आप आखिरी समय जो है अपना स्कोर जो है एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है, शुद्ध शब्द। तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्व्यवस्था। दोस्तों ये हमारा जो है शुद्ध है। देखिए यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया है, एक तरफ हमारा जो है शुद्ध है, यानी अनिष्ट की बात करते हैं। ये हमारा शुद्ध है, शुद्ध हमारा जो है अनिष्ट। तदोपरांत जो है हमारा अशुद्ध है और जो शुद्ध हमारा है तदुपरांत है। निरीक्षण दोस्तों हमारा जो है अशुद्ध है और ये जो हमारा निरीक्षण है ये आपका हो जाएगा शुद्ध। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन बना लीजिएगा, जो कि मैं आपको आंसर यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। आंसर आपका यहाँ पे लिखा गया है द यूज ऑफ एडवर्सिटी हो जाएगा। आगे आते हैं कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। देखिए राम खेल रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीके जीएस को दोस्तों हम पूरा डिस्कशन के साथ जो है कोशिश करेंगे देखने का आज। चौथा हमारा प्रश्न है इंग्लिश का, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पेट्रोल। बोला आई नीड डैश फॉर माई कार, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पेट्रोल हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि आपको बताना है साई का, तो ये आपका हो जाएगा को। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन थे, जूठन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कुछ आत्मकथा लिखा गया, जैसे आपका आत्मकथा दोस्तों यहाँ पे जूठन है। कविता संग्रह की बात करते हैं सदियों का संताप हो जाएगा बस बहुत हो चुका अब और नहीं, शब्द झूठा नहीं बोलने, मतलब शब्द झूठ नहीं बोलते, ये सब आपका यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश का प्रश्न है, तो आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। 8 हमारा देखिए बोला कि ट्रांसलेट करके बताना है, तो इसका आंसर आप बना लीजिएगा। वैसे इसका आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जाँच करता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ के आराम से बना लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। तो ये आपको हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी जो है आपका 1934, सीधे सीधे चित्र जो है 1947, झांसी की रानी जो है आपका कंबल का पेड़, ये सब आपका बाल साहित्य है। तो हम फोकस करेंगे जीके जीएस पे। चलिए नेक्स्ट है कि अज्ञे की अरे यावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। तो ये आपका कौन सी विद्या से संबंधित है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यात्रा वृत्तांत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है इति प्लस आदि है, इति प्लस आदि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो ये किस कवि का मूल नाम है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नागार्जुन का। अब कुछ नाम दिया गया देख लेते हैं, जैसे चंद्रधर शर्मा की बात करते हैं गुलेरी, राजेंद्र बाला की बात करते हैं तो बंग महिला, शरत चंद्र की बात करते हैं तो आवारा मसीहा, हरे कृष्ण की बात करेंगे तो प्रेमी, गणेश बिहारी मिश्र की बात करेंगे तो मिश्र बंधु हो जाएगा, और माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं तो एक भारतीय आत्मा यहाँ पे हो जाएगा। आगे है कि यहाँ पर भी देखिए आपका क्वेश्चन है इंग्लिश में माई एडिंग डैश, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसका भी दोस्तों हमारा इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल कंटिन्यू गेट्स। चलिए आगे हमारा है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन करके आपको बताना है, उचित चयन।
तो असाधारण प्रयास हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 15 का बी हो जाएगा। इस गन्ने में मिठास नहीं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मिठास दोस्तों हमारा जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका जो निर्बल दिया गया है आपका हो जाएगा निर्बलता, कायर आपका कायरता, मीठा जो है मिठास, चतुर आपका चतुराई, निपुण जो है आपका निपुणता, ये सब आपका यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए 17 नंबर भी हमारा इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे मेंट हो जाएगा। देखिए जब भी आपका इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन आया करे तो आप वीडियो रोक करके खुद से बनाया कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, 18 का अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आउट 2 हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर, इसमें भी आपका देखिए हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो ये आपका हो जाएगा सी टॉट हिस्ट्री हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है घनानंद का नहीं है? अब यहाँ से हमारा जीके जी स्टार्ट हो रहा है। तो रस पीयूष निधि नहीं है, बाकी सुजानहित सही है, वियोग बेली सही है, और इश्क लता जो है हमारा सही दिया गया है। यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ है, जो कि गलत है। देखिए इसका प्रारंभ जो है 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ, सही है। इसका जो प्रारंभ है अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ है, और प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला है, यह भी हमारा सही है। अब पढ़ते हैं इसको कि वर्ष 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए 1966-67 ईस्वी में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड के द्वारा जो है किया गया था। हरित क्रांति के घटक की बात करते हैं तो उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक, बेहतर सिंचाई प्रणाली, बेहतर साख सुविधा, बेहतर भंडार, बेहतर विपणन एवं वितरण सुविधाएं हो जाएगा। इसके तहत भारत में 1966-67 में मैक्सिको से लाए गए गेहूं एवं चावल के अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है प्रथम बार 1966 ईस्वी में खरीफ फसल यानी खरीफ की फसल से हुआ। हरित क्रांति का लाभ जो है मुख्य रूप से भारत के पश्चिमोत्तर भाग, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसके तहत सबसे अधिक लाभ एवं उत्पादन की बात करते हैं तो गेहूं फसल का रहा है। हरित क्रांति का जनक की बात करते हैं पूरे विश्व में तो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग तथा भारत की बात करते हैं तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अब इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जो कि आपको जरूरी है जानना, जैसे नीली क्रांति की बात करते हैं तो मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, लाल क्रांति जो है मांस एवं टमाटर, सुनहरी क्रांति जो है आपका बागवानी, शहद, फल उत्पादन, जो आपका धूसर क्रांति है रासायनिक उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति जो है प्याज, झींगा, मछली, औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल हो जाएगा। रजत क्रांति की बात करते हैं तो अंडा, कुक्कुट उत्पादन हो जाएगा। गोल क्रांति जो है आपका आलू उत्पादन, पीली या फिर पीत क्रांति जो है तिलहन उत्पादन, स्वर्णरेखा क्रांति जो है आपका जूट उत्पादन, सेफ्रॉन क्रांति जो है आपका केसर उत्पादन, कृष्ण क्रांति जो है आपका बायोडीजल और पेट्रोल भी हो जाता है। काली क्रांति की बात करते हैं तो कच्चा तेल उत्पादन, बादामी क्रांति की बात करते हैं तो मसाला उत्पादन, और मुख क्रांति जो है आपका हो जाएगा मोटे अनाज के उत्पादन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति बनती है। देखिए उपसौर की जो स्थिति है दोस्तों ये 4 जनवरी को बनती है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। उपसौर को अगर समझते हैं तो ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, मतलब 147.5 मिलियन किलोमीटर, तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 3 या फिर 4 जनवरी को होता है। अपसौर को देखते हैं तो ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी यानी 152.6 मिलियन किलोमीटर दूर हो तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः दिखाई तो 4 जुलाई को देखने को मिलता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दोनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। अगला क्या है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात जो है सबसे छोटा होता है। इस स्थिति को ग्रीन अयनांत या उत्तर अयनांत भी कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य
की किरण मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा तथा दिन सबसे छोटा तथा रात जो है सबसे बड़ा होता है। इस स्थिति को शीत अयनांत या दक्षिण अयनांत कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, देखिए, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मार्शल। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मनुष्य भौतिक कल्याण पाने के लिए धन कमाता है, अर्थात इसका मूल्य उद्देश्य मानव के कल्याण में वृद्धि करना है। प्रोफेसर पीगू के कथनानुसार कि अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अर्थशास्त्र में आर्थिक हित का जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अगर हम तत्कालिक कारण की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ। इसे महान युद्ध या फिर सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में दोस्तों जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है 1920 में राष्ट्र संघ की जो है स्थापना से संबंधित है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बालाथल। दोस्तों इससे आपका संबंधित नहीं है। देखिए, इसको समझ लेते हैं। देखिए, बालाथल पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिसका संबंध जो है 90 आहार बनास संस्कृति से है। बालाथल बनास एवं उसकी सहायक नदियों के घाटियों में स्थित है। इस स्थल की खोज V.N. मिश्रा के द्वारा 1962-63 में किया गया था। बनास आहार बनास संस्कृति सभ्यता का संबंध राजस्थान क्षेत्र से है। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए, कर्क रेखा के दोस्तों उत्तर में अगर हम देखें तो ये आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 17 देश से होकर गुजरता है जिसमें से मैक्सिको, उसके बाद बहामास, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन तथा ताइवान हो जाएगा। और दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह भी आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 17 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को ही सतत विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में इसे स्वीकार किया था तथा 15 वर्षों के अंतर्गत अर्थात 2030 तक इसे पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया था। अगला हमारा पॉइंट है, बोला है कि 1 जनवरी 2016 को यह लागू किया गया जिसमें 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। आगे है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश किया था? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन है 1976 में किया गया था जिसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किया। इस समिति से यानी समिति के सिफारिश के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को दोस्तों यहाँ पे जोड़ा गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, हरित क्रांति के जनक आप सभी को पता ही होगा जो कि नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग को चुनिए जो लोकसभा में
सबसे ज़्यादा जो है प्रतिनिधि भेजता है। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान का युग्म जो है आपका लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। देखिए संविधान के भाग 5 में संघ सरकार के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा को प्रथम सदन या फिर निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों में 530 सदस्य अधिकतम तथा संघीय क्षेत्रों में 20 सदस्य जो है अधिकतम निर्वाचित किए जा सकते हैं। अगला कि शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने जो है भाग लिया था? ये तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों स्वामी, यानी स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। इनके जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भारत के नेपोलियन दोस्तों हम कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के तौर पर 350 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक बना। उसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण जो है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ लेख का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। इसमें समुद्रगुप्त को धरणी बंद अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला जो है बताया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया भी गया है, याद रखेंगे। आगे हमारा है कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो मिल से दोस्तों नहीं है, बाकी होप से है, लॉक से है और रूसो से है। पढ़ लेते हैं आगे हमारा क्या दिया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, तो देखिए उस राज्य यानी राज्य उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। होप्स, लॉक एवं रूसो का संबंध जो है इस सिद्धांत से है। अगला है कि जे.एस. मिल का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत से है, जिसे व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि वह सिद्धांत जो उपयोगितावाद या फिर अधिकतम सुख के सिद्धांत की नैतिकता को आधार मानता है। यह आपका दोस्तों स्वीकार करती है कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिसमें वह सुख की वृद्धि करता है, तथा जो कार्य सुख के विपरीत होता है वह गलत होता है। आगे प्रश्न है कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित किससे? तो ये आपका हो जाएगा नक्सलवाद से है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए पीपुल्स वाद का संबंध जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है। माना जाता है कि इस समूह का संबंध जो है श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईगल से भी रहा है। इसका जो गठन है यानी इसका गठन 22 अप्रैल 1980 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया द्वारा जो है किया गया था। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो वाई के अलग समिति नहीं है। देखिए वाई की अलग समिति का संबंध जो है गरीबी के आकलन से है। इसका जो गठन है 1977 ईस्वी में किया गया है। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति, तारगुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सब दोस्तों हमारा जो है चुनाव से संबंधित है। आगे प्रश्न है बोला कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो ये आपके थे माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। देखिए माओ तुंग या माओ जेडोंग चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक विचारक और साम्यवादी दल के नेता थे, जिनके नेतृत्व में चीनी क्रांति सफल हुई। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना से मृत्यु प्रयत्न तक दोस्तों यहाँ पे जो है चीन का नेतृत्व भी किया था। आगे हमारा है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या फिर मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1868 एडी में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जापान सामंती व्यवस्था से ग्रसित था। सामंती अपने शासन की सारी व्यवस्था स्वयं देखते थे। इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए 1868 ईस्वी में जापान में रक्तहीन क्रांति यानी जापानी क्रांति हुई, जिसमें टोकुगावा सोन गुट का अंत किया गया और मेजी पुनर्स्थापना करके सम्राट का शासन बहाल भी किया गया। आगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची
राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान जो है आवंटन से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप इसको समझिएगा कि संविधान यानी भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में दिखाया तो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। फिलहाल में अभी 12 अनुसूची है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब जो है अस्तित्व में आया है। तो दोस्तों ये आपका आया है 24 अक्टूबर 1945 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसके संस्थापक सदस्यों की जो संख्या है 51 थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है 193 है, जिसमें दक्षिण सूडान 193वां देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ये कौन से मुगल शासक के दरबार में आया था, तो ये आपको हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। देखिए इसको बोला गया है कि सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था, वह जहांगीर के दरबार में आया था तथा सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया था। वह 1608 ईस्वी में भारत आया था, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को भारत के मुगल बादशाह अकबर के नाम एक पत्र लाया था, किंतु जब वह भारत पहुंचे तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह मतलब जहांगीर जो है दोस्तों बादशाह बन गया था। हॉकिंस जहांगीर से 1609 ईस्वी में आगरा दरबार में मिला और फारसी में बात किया। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की जो है उपाधि प्रदान की। आगे है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। देखिए वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो वेदांत दोस्तों नहीं है, बाकी ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। देखिए वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदांग ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। इसकी जो संख्या है 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद एवं निरूपत है यानी निरुक्त है। ब्राह्मण ग्रंथ से तात्पर्य है जिसे वेदों का गद्य में व्याख्या करने वाला खंड। इसमें गद्य रूप में देवताओं तथा यज्ञ की व्यवस्था किया गया है और मंत्रों पर भाष्य भी दिया गया है। इसकी जो भाषा है दोस्तों वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है। आगे है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लास्की बारकर। देखिए बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में मौजूद अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक लास्की, बारकर, ड्यूगी, कोल, मैकाइवर आदि है। लॉस्की पहला विद्वान था जिसने बहुलवाद शब्द का जो है दोस्तों प्रयोग किया था। अगला है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई करीबन 75 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। देखिए भारत के साथ जो है 7 पड़ोसी देश स्थल सीमा साझा करते हैं, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित जो है किया गया है। तो ये दोस्तों आपका किया गया है, याद रखेंगे 3, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% तक जो है निर्धारित किया गया है। 14वें वित्त आयोग का गठन जो है 2 जनवरी 2013 को किया गया। इसकी सिफारिशें जो है अप्रैल 2015 में लागू हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई.बी. रेड्डी थे दोस्तों, याद रखेंगे। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। घास क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है महाद्वीप है। देखिए दोस्तों हमारा डी जो है गलत है। वेल्ड हमारा ऑस्ट्रेलिया नहीं अफ्रीका होना चाहिए। बाकी प्रियरी जो है हमारा उत्तरी अमेरिका, पंपास जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका और जो स्टेपीज दिया गया है दोस्तों ये हमारा यूरोप जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना को दोस्तों यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से तथा प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य संकल्प को ही 22 जनवरी 1947 को संविधान ने प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है 3 शब्द जिसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को यहाँ पे दोस्तों जोड़ा गया है। आगे है कि बिहार विधानसभा सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है।
देखिए गणपूर्ति पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, यानी आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे होनी चाहिए। आगे एक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 10,40,99,452 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार का जो लिंगानुपात है आपका 918 है, बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है 935 है, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले जिसमें से आपका पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर इसमें शामिल हैं। आगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI यानी नेटिव इन्फेंट्री ने इन्फेंट्री से दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था। 1800 क्रांति आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला है कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट यानी पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पश्चिमी घाट को औसत ऊंचाई जो है लगभग 900 से लेकर के 1600 मीटर है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या बोल रहा है। बोला कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए यह दोस्तों अंतिम पंचवर्षीय योजना था, यह भी आपको याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि जो है सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। अगला है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। अगर हम पिछड़ेपन की बात करते हैं तो पूंजी निर्माण का निम्न दर, पूंजी निर्माण का निम्न दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए बिहार के पिछड़ेपन के अन्य कारण की बात करते हैं तो अशिक्षा, बाढ़, सूखा, आर्थिक समानता, संरचनाओं का अभाव, ये सब आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। आगे कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, आंसर हमारा हो जाएगा गैलपेगोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गैलपेगोस का जो अर्थ होता है बड़े आकार के कछुआ से है। थोड़ा देखिए बारिश हुआ है उसकी वजह से हल्का फुल्का आवाज़ आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए बोला कि गैलापेगोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है, यह ज्वालामुखी द्वीप समूह है, यह इक्वाडोर का हिस्सा है। इस द्वीप समूह को 1978 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व का पहला धरोहर स्थल जो है घोषित किया है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। अगर हम बुशमैन की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। देखिए जारवा जनजाति की बात करते हैं तो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया में स्थित है। तो कुछ जनजाति भी देख लेते हैं हम, ये आपका जनजाति दिया गया। देखिए अगर हम माओरी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड, खिरगी जो है आपका मध्य एशिया, बेदाग जो है दोस्तों हमारा बेदास श्रीलंका, बद्दू जो है अरब, और पिग्मी जो है आपका कांगो बेसिन। बोरो की बात करते हैं तो ब्राज़ील, रेड इंडियन की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, और जो सेमांग है आपका हो जाएगा मलेशिया, और एस्किमो जो है ये आपको हो जाएगा ग्रीनलैंड और कनाडा यहाँ पे हो जाएगा। आगे की न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंध रखता है, ये किससे संबंध रखता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 19 अगस्त 1994 में, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ एक वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन होता है। भुगतान संतुलन खाते के दो भाग होते हैं, चालू खाता व पूंजी खाता, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है, दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है भाग 2 में। देखिए अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। अनुच्छेद 6 की बात करते हैं तो पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। आगे है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव दोस्तों कब पारित हुआ था, तो ये आपका हुआ था 8 अगस्त 1942 में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इस बैठक में अंग्रेजों
भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अंगीकार किया तथा निम्नलिखित घोषणा की यहाँ पे किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त भी किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषणा किया गया कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फासीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा जो है स्वयं करेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये आपका करंट अफेयर का है और दिवस भी आपका याद होना चाहिए। तो 20 मार्च को मनाते हैं। देखिए विश्व खुशहाली दिवस 2023 की थीम की बात करते हैं तो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड हो जाएगा। विश्व खुशहाली दिवस सूचकांक यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है 126वां और जो प्रथम स्थान है दोस्तों ये आपका फिनलैंड का है। किसका है? फिनलैंड का है। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा अमेजन। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, आगे हम देख लेते हैं ब्लर छोड़ के, ठीक है। अगला हमारा है 61 नंबर की शक्ति गुणांक का मान होता है। देखिए शक्ति गुणांक का मान की बात करते हैं तो 0 व 1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। अगर हम सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अल्फा कण का। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। देखिए ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसका द्रव्यमान 0.016 है होता है। अल्फा कण धनावेशित कण है। यह एक हीलियम परमाणु के नाभिक के समान होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस कण की खोज और नामकरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1899 ईस्वी में किया था। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है कैलेमाइन। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ZnCO3। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। देखिए जिंक अयस्क सबसे अधिक जिंक कार्बोनेट ZnCO3 के रूप में पाया जाता है जिससे कैलेमाइन या फिर ये आपका लिखा गया है स्मिथ स्टोन के रूप में जाना जाता है। आगे की पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। तो ये आपको हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पुष्पीय पौधों में पुष्प एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पादप का जनन भाग जो है पुष्प होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। और यहाँ पे देखिए पुष्प के कुछ 4 मुख्य भाग दिया गया जिसमें आपका बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये सब आपको याद रखना है। अगला है कि अमोनियम आयन है किसका। देखिए अमोनियम आयन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोनियम आयन एक संयोगी अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न गैस यानी निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मार्स गैस तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा CH4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एक कार्बनिक गैस है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो ये आपको हो जाएगा CSIAL। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के जो आकार है त्रिज्या क्रमशः घटती है तथा किसी निश्चित वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों यहाँ परमाणु का जो आकार है क्रमशः बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया है। तो ये दोस्तों आविष्कार की बात करते हैं तो A.T. वाटनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 68 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास क्या है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास क्या है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे के जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं इसे विकसित किया था किसने। तो मुलिस ने किया था, मुलिस ने। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए PCR का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में उपक्रमों के 2 समूचों वो DNA पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रकृतियों का जो है संश्लेषण होता है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला है बोला है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केंचुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मल मूत्र गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्याग चारे, घरेलू कचरे, उसके बाद सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में दोस्तों यहाँ पे विघटित करते हैं। आगे है कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दिया गया है या फिर दी जाती है। तो ये आपको हो जाएगा
करने में पी बता यहाँ पे हो जाए। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं लवणों के जलीय विलयन इत्यादि चालक हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो चुंबकीय प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति वो आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, चुंबक वैसे पदार्थ होते हैं जिनके पास रखे लोहित यानी लोहीय पदार्थ उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लगभग 600 BC में एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान पर कुछ ऐसे पत्थर पाए गए जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण मौजूद था। ये पत्थर लोहे के ऑक्साइड मैग्नेटाइट के थे। पत्थर के टुकड़े मैग्नीशियम नामक स्थान पर पाए जाने के कारण जो है इन्हें मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट को हिंदी में जो है दोस्तों चुंबक कहा जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पारिस्थितिकीय मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक वानिकी नहीं है, बाकी डिफॉरेस्टेशन है, खनन है, औद्योगिकरण है। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। सामाजिक वानिक से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर जो है वृक्षारोपण से है। अगला है कि डिफॉरेस्टेशन, खनन और औद्योगिकरण का मानव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट दोस्तों बोल रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है सटन एवं बोमेरी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी के वाहक होते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, पदार्थ परिवर्तन होकर अलग पदार्थ में बदल जाता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। आणविक या आयनिक पुनर्व्यवस्था होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों एपीकल्चर हो जाएगा। दोस्तों एपीकल्चर ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एक सौर जल के हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया सकता है? तो ये आपको हो जाएगा बादल छाए हुए दिन पर, बाकी तेज धूप वाले दिन पर, गर्म दिन एवं हवादार दिन पर। देखिए, सौर वाटर हीटर को काम करने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। सूर्य की रोशनी की अनुबंधता के कारण जो है बादल भरे दिन एक वाटर हीटर का उपयोग नहीं कर सकता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण जो है कम हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे के निम्न में से किस धातु का जड़त्व जो है अधिकतम होता है? तो एक रेलगाड़ी का अधिकतम होता है। ठीक है, देखिए, जड़त्व के तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, चाहे वह विरामावस्था में हो या फिर गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जो है जड़त्व कहलाता है। ये भी आप याद रखेंगे। आगे के C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद क्या है? तो ये आपको हो जाएगा मैलिक एसिड हो जाएगा दोस्तों, मैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। आगे की ऑक्सीकरण के लिए कौन से प्रक्रम जो है सही है? ऑक्सीकरण के लिए तो विद्युत धानी तत्व का निकलना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत जैसे कोई परमाणु या यौगिक या आयनों से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा NaMgAlSi हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? किस तंत्र का भाग है? तो ये आपको हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का है दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र का है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जीवों के शरीर से उपापचयी उपकर्मों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। देखिए, जब किसी पारदर्शी शीशे की एक सतह पर कलई कर दी जाती है तो वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण।
कांच बनाने में उपयोग आने वाला सबसे मुख्य घटक कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सिलिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? दुग्ध शर्करा कहते हैं तो इसको लैक्टोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? लैक्टोज। देखिए लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। दूध में मौजूद शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा स्रोत है? तो ये आपको हो जाएगा सिनकोना। देखिए अगर हम बात करते हैं मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा जो है किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है द मॉर्गन लॉ अनुसरण करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। डी हो जाएगा द मॉर्गन लॉ से। दोस्तों हमारा इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। मैंने बहुत आराम से या फिर देखा जाए तो कम समय में इसको समाप्त किया है, क्योंकि देखिए इसको अगर लंबा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। कोई मतलब नहीं है, बस आप क्वेश्चन को देखिए प्रीवियस ईयर, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर क्वेश्चन हमारा आ कैसा रहा है।